कल्पना कीजिए अगर देश में टैक्स सिस्टम इतना आसान हो जाए कि छोटे दुकानदार भी बिना परेशानी के टैक्स भर सके। अगर लाखों बच्चों की जान बचाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में चल रहा हो और अगर अमेरिका में नौकरी करने का सपना देखने वाले लाखों भारतीय युवाओं पर अचानक नई वीजा नीति का असर पड़ जाए तो क्या होगा। आज की इस वीडियो में हम इन 3 बड़े मुद्दों को समझेंगे। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चौहान विजन चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक है जीएसटी 2.0। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी 2.0 की। 3 सितंबर 2025 को जीएसटी काउंसिलिंग की 56वीं बैठक में जीएसटी सिस्टम में सुधार लाने का फैसला लिया गया। इसका उद्देश्य सिर्फ टैक्स बदलना नहीं है बल्कि पूरे टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाना है। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ आप लोगों को। जैसे पहले कई बार दुकानदारों को समझ नहीं आता था कि किस चीज पर कितना टैक्स लगेगा, इससे कंफ्यूजन और विवाद दोनों बढ़ जाते थे। अब है जीएसटी स्लैब्स। जीएसटी पहले में 4 टैक्स लेबल स्लैब थे। फर्स्ट है 5%, 12%, 18%, 28%। लेकिन नए सुधार में इनमें सरल बनाना 3 स्लैब करने की बात हो रही है। और नए स्लैब है 5% में जरूरी चीजें हैं, 18% में सामान्य चीजें हैं और 14% में लग्जरी और हानिकारक वस्तुएं हैं। मैं जैसे समझाती हूँ एग्जाम्पल से। जैसे कि मान लीजिए जैसे खाने की चीजें हैं, दवाइयां और जरूरी सामान कम टैक्स में आएंगे, जबकि तंबाकू या लग्जरी वस्तुओं पर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं जीएसटी 2.0 के फायदे। तो इसके फायदे तो फर्स्ट यही है, टैक्स सिस्टम सरल होगा। सेकेंड इस कानूनी विवाद कम होंगे। थर्ड महंगाई पर नियंत्रण हो सकता है। लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। छोटे उद्योग यानी एमएसएमई सेक्टर को फायदे मिलेंगे। ओके, जैसे कि घरेलू सामान जैसे साबुन, पंखा या किचन की चीजों पर टैक्स कम हो जाता है तो उनकी कीमत भी कम हो सकती है। आपको क्या लगता है जीएसटी कम होने से सामान सस्ता होगा या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब बात करते हैं जीएसटी 2.0 लागू तो हो जाएगा बट उसको लागू करने के पीछे कुछ चुनौतियां भी आएंगी। तो वो है राज्यों और विभागों को तैयार करना, डिजिटल सिस्टम मजबूत करना, छोटे व्यापारियों को नई व्यवस्था समझाना। मतलब क्या है कि कई कुछ दुकानदार और भी जीएसटी फीलिंग और अकाउंटिंग समझने में कठिनाई होती है कुछ लोगों को। ठीक है, अब जीएसटी का मतलब जीएसटी लागू हो गया, ठीक है, उसमें चुनौतियां भी आई हैं। तो जीएसटी का उद्देश्य क्या है जीएसटी 2.0 का? तो पहला तो है टैक्स सिस्टम को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और भारतीय की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होंगे जो मैंने भी समझाया आपको। अच्छा, सेकेंड टॉपिक इज भारत का टीकाकरण अभियान। अब बात करते हैं भारत के एक ऐसे अभियान की जिसने लाखों लोगों की जान बचाई है। यह है भारत का टीकाकरण कार्यक्रम। टीकाकरण को दुनिया का सबसे प्रभावी और सस्ता स्वास्थ्य उपाय माना जाता है। अब बात करते हैं भारत के टीकाकरण अभियान की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में। तो फर्स्ट है हर साल मुफ्त टीके। भारत का हर साल लगभग 2.6 करोड़ नवजात बच्चों और 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल मुफ्त टीके देता है। तो सेकेंड इज बच्चों की मृत्यु दर में कमी हुई। 2014 में 1000 बच्चों में से 45 की मौत हो गई और 2021 के आंकड़ों में वो घट के 31 हो गई। अब बात करते हैं थर्ड की, जो की है यूआईपी। यह कार्यक्रम अब 12 गंभीर बीमारियों से बचाव करता है, जैसे पोलियो, रूबेला, ठीक है, खसरा, टेटनस आदि, ठीक है, डायरिया से बचाव, दिमागी बुखार, इन सब चीजों से ये हेल्प करता है। अब बात करते हैं फोर्थ की, जो है मिशन इंद्रधनुष 2014। इसका लक्ष्य था 90% बच्चों को पूरा टीकाकरण देना। इसमें खास ध्यान दिया गया दूर दराज के क्षेत्रों पर, प्रवासी परिवारों पर, पिछड़े समुदायों पर। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई दूर के क्षेत्र में रहता है, उनको सही से चीजें नहीं मिल पाती हैं, तो उनका ध्यान रखा गया इसमें
ठीक है? और जो पिछड़े समुदायों के होते हैं लोग, उन पे ध्यान दिया गया ताकि वो लोग भी सब चीज़ों का लाभ उठा सकें और आगे विकास करें। अब बात करते हैं 5th की, जो कि है समुदाय से जुड़ाव। ग्राम स्वराज अभियान जैसी योजनाओं के ज़रिए टीकाकरण को गाँव के विकास कार्यक्रम से जोड़ा गया। फिर है वैश्विक पहचान। भारत को कई बीमारियों से पूरी तरह मुफ्त घोषित किया गया। 2011 पोलियो मुक्त, 2015 मातृ और नवजात टेटनस मुक्त, 2016 याल रोग मुक्त। द सिक्स्थ इज खसरा रुबेर अभियान 2017 से 2019 तक का। भारत ने 35 करोड़ बच्चों को खसरा और रुबेर के टीके लगाए। यह दुनिया का सबसे बड़ा कैचअप कैंपेन रहा। अब बात करते हैं 7th इज कोविड-19 वैक्सीन। ये तो सबको याद ही होगा कोविड के बारे में। जनवरी 2021 से शुरू हुआ, जनवरी 2023 तक 220 करोड़ डोज दी गई। लगभग यह योग्य व्यक्ति को टीका लगा दिया गया। 8 इज वैक्सीन मैत्री। इसकी बात करते हैं। भारत ने कई गरीब और विकासशील देशों को वैक्सीन भेजी। इसे वैक्सीन मैत्री कहा गया। इससे भारत की वैक्सीन छवि मजबूत हुई। द 9th इज 2024 में पुरस्कार। भारत को खसरा और रुबेला चैंपियन अवार्ड मिला। अब बात करते हैं टीकाकरण और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के प्रयास। यूविन प्लेटफॉर्म। कोविन की सफलता के आधार पर यूविन नाम का एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। यह बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण को पूरी तरीके से डिजिटल तरीके से मैनेज करता है। द सेकेंड इज इविन और कोल्ड चैन मैनेजमेंट। इविन और राष्ट्रीय कोल्ड चैन सूचना प्रणाली जैसी तकनीकों की मदद से वैक्सीन स्टॉक और उन्हें ठंडे भंडारण की निगरानी दी जाती है। द थर्ड इज सेफ वैक्सीन। ये सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है। द सेकेंड इज भविष्य की दिशा। आगे चलकर टीकाकरण को बीमारियों की निगरानी और महामारी से निपटने की तैयारी से जोड़ा गया। फिर बात करते हैं वन हेल्थ अप्रोच की। इसमें इंसानों, जानवरों और पर्यावरणों की स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को आपस में जोड़ा जाएगा ताकि संक्रमण बीमारियों को बेहतर ढंग से रोका जा सके। हमारा थर्ड पार्ट है जो कि है H1B वीजा पर नई नीति। ये वाला जो है मैंने फुल डिटेल में पिछली वीडियो में कंप्लीट किया है। अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल पे जाके आप देख भी सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। H1B वीजा क्या है? H1B वीजा वह वीजा है जिसके जरिए अमेरिका कंपनियां विदेशी कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं, जैसे इंजीनियर्स, वैज्ञानिक, सॉफ्टवेयर डेवलपर। भारत के हजारों IT इंजीनियर्स इसी वीजा के जरिए अमेरिका में काम करते हैं। अब इसमें बात करते हैं, इसमें कुछ नई नीति भी आई है। वो क्या है? वीजा प्रक्रिया कठिन हो सकती है, खर्च बढ़ सकता है, केवल खास कौशल वाले युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। जिनके पास स्किल्स होंगे उनको ही ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आपको इसको फुल मतलब कि इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है वहां पे। बात करते हैं भारत पर असर क्या पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि H1B वीजा पाने वालों में से लगभग 70% भारतीय होते हैं, इसलिए इस बदलाव का भारत पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है। लोगों में चिंता और डर क्यों? नई नीति की घोषणा से भारत के पेशेवरों में डर और अनिश्चितता फैल गई। जो लोग अभी अमेरिका में हैं, उन्हें डर है कि कहीं वे फंस ना जाएं या नौकरी पर लौटने में बहुत ज्यादा खर्च ना आए। कई लोग के परिवार अलग हो गए और वे अपने जीवन को अहम घटनाओं जैसे शादी, बच्चों का जन्म में शामिल नहीं हो पा रहे। इसका असर इंसानी रिश्तों और भारत अमेरिका के लोगों के बीच रिश्तों पर भी पड़ा है। मतलब ये है कि वीजा इतना महंगा हो गया है तो लोग, भारत के लोग अमेरिका में से आ नहीं पा रहे, कुछ लोग जा नहीं पा रहे। तो और उनके जैसे कि उनकी फैमिली लाइक इंडिया में है और वो अमेरिका में है, तो आने जाने में जो एक्सपेंस है वो इतना ज्यादा है कि वो लोग मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं IT कंपनियों की प्रतिक्रिया। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी जैसे TCS, इन्फोसिस अब ऑफशोर मॉडल पे ज्यादा काम कर रही हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी,
यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? मान लो फॉर एग्जाम्पल यानी भारत में बैठकर ही अमेरिका की कंपनियों के लिए काम करना। अब उनको स्पेशली अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, वो इंडिया में भी रह के अमेरिका का काम कर सकते हैं। बात करते हैं इस बदलाव के फायदे भी हो सकते हैं। यह बदलाव कंपनियों को मजबूत कर सकता है कि वे अपने काम के तरीके बदले और नए मॉडल को अपनाएं। ठीक है। आईटी कंपनियों का संगठन ने कहा है कि यह अमेरिका के नवाचार सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, दुनिया भर के प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट के लिए भी है अनिश्चितता बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं भारत के लिए यह एक अवसर भी बन सकता है। इससे ब्रेन ड्रेन मैंने समझाया है उस वीडियो में, लाइक जो जिन लोगों के पास टैलेंट होता है, ठीक है, जो लोग टैलेंटेड हैं, जो विदेश जाना चाहते हैं, वहां काम करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स पे और काम करना चाहते हैं, तो वो कम हो जाएगी। यानी लोग अब भारत में ही काम करने के बारे में सोच सकते हैं, उनको वहां जाने की जरूरत नहीं है। अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत में काम शुरू करना या बढ़ाना अब ज्यादा सस्ता और आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं नवाचार के ऊपर। यह सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं है, यह बदलाव सिर्फ नियमों का बदलना नहीं है, बल्कि यह बताता है कि अब दुनिया में टैलेंट की आवाजी सॉरी फॉर माई वर्ड्स आवाजाही के तरीके भी बढ़ रहे हैं। तो सेकेंड इज अमेरिका को क्या दिक्कत होगी? अमेरिकी कंपनी को, खासकर नई टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों को अब जरूरी और खास टैलेंट मिलना मुश्किल हो सकता है। बात करते हैं भारत को क्या फायदा मिल सकता है। भारत की आईटी कंपनियों को अब ज्यादा जरूरी और जिम्मेदार काम मिल सकते हैं। वे टेक्नोलॉजी सर्विस के बाजार में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकते हैं। दूसरे देश को मौका मिल सकता है। दूसरे देश इस बदलाव को और एक अवसर मान सकते हैं और अमेरिका की जगह टैलेंट को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अमेरिका की स्टार्टअप कंपनियों को नुकसान। छोटी अमेरिकी कंपनियां जो वीजा खर्च नहीं उठा सकती, उन्हें जरूरी टैलेंट नहीं मिल पाएगा। इससे उन्हें इनोवेशन यानी एक नए आइडेंटिटी पर काम करने की क्षमता पर असर पड़ेगा। अब बात करते हैं भारत की कंपनियों के लिए एक और मौका। भारत की कंपनियां अब अपनी सर्विसेज को बढ़ा सकती हैं और ग्लोबल मार्केट से ज्यादा हिस्सेदारी हासिल कर सकती हैं। हमने यहाँ पे अपने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अभी तक मैंने आपको जितना समझाया, अगर उसमें आपको डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।